अस्सलाम वालेकुम। ईरान के ऊपर अमेरिकी और इस्राएली हमला जो है एक ऐसी स्टेज पर आ गया है जिससे अमेरिका की डेडलाइन भी करीब आ रही है, लेकिन ट्रंप के जो बयानात हैं उससे एक नई खौफ की लहर भी है पूरी दुनिया में। जो उन्होंने ताज़ा तरीन अपनी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, वो कहते हैं कि आज रात ईरान के ऊपर एक ऐसा हमला हो सकता है जिससे एक तहज़ीब मुकम्मल तौर पर मिट जाएगी और उसको दोबारा ज़िंदा भी नहीं किया जा सकेगा। ये इनडायरेक्ट अगर इसका तर्जमा करें इसको, तो लगता ये है कि वो न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं और पूरी दुनिया के ऊपर इसी के ऊपर क्यासराई हो रही है। तहज़ीब को मिटाना, जिस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी दुनिया की तारीख़ में एक ही मौका है जिसमें न्यूक्लियर इस्तेमाल हुआ, और वो अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर। और अगर वही तरीका वो दोबारा इस्तेमाल करता है तो दुनिया का क्या बनेगा, ये शायद अमेरिका को इस पर आंखें अपनी बंद नहीं करनी चाहिए। उसका अंजाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ना सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि उसके पूरे असरात जो यूरोप और अमेरिका पे मुरतब होंगे उससे वो उन्हें अपनी आंखें नहीं चुरानी चाहिए। अभी तो हम तेल की कीमतों का जिक्र करते हैं कि आप नए हुर्मुज़ बंद है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि $115 के ऊपर WTI इस वक्त ट्रेड कर रहा है पर बैरल, और जो यूरोपियन मार्केट के ऊपर है वो भी उससे ज़्यादा करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। डेडलाइन गुजरती है, तनाव और बढ़ता है, जिसके अब खदशात बढ़ गए हैं क्योंकि उन्होंने खार के ऊपर हमला किया। जवाब में ईरान ने जाके सऊदी एक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी है उसके ऊपर अटैक कर दिया जो टोटली अननेसेसरी था, और उसके नतीजे में एक ऐसी कशीदगी की सूरत हाल है जिससे लगता यह है कि ये जंग फैल सकती है अगर कुछ ऐसे लोग जिनका दिमाग सही सोचता है और सही फैसला की कुव्वत रखता है वो उस तरफ फैसला नहीं करते हैं। पाकिस्तान के लिए एक और भी बड़ा चैलेंज है और वो बहुत सीरियस चैलेंज है, और ईरान को उसके ऊपर बार बार बावर करवाया गया। फील्ड मार्शल साहब ने भी अपने फ़ोन के ऊपर उनको बावर कराया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी फ़ोन करके ईरानी की आदत को उसके ऊपर बावर कराया। लेकिन ईरान के अंदर एक तरफ उनकी सिविलियन सेटअप है जिसमें उनके सदर साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और साथ उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं जो पाकिस्तान से इंगेज कर रहे हैं। उनको बावर करवाया कि ये सूरत हाल अगर आप सऊदी अरब पर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दो तरफा डिफेंस पैक्ट में है जिसमें अटैक अगेंस्ट वन, अटैक अगेंस्ट ऑल वाली सिचुएशन है। और हमने वो मुआहदा साइन किया हुआ है, हमने तय किया हुआ है, और मुआहदा ना भी होता तो पाकिस्तानी पूरी कौम इस मसले के ऊपर, पूरी मुस्लिम उम्मा में भी ऐसा ही एहसास है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मामले के ऊपर काफ़ी जज्बाती भी है कि हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है ये हमारा फ़र्ज़ है। और अब तो हम फॉर्मल एग्रीमेंट में भी हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम की इसको सपोर्ट है। अगर आप सऊदी अरब के ऊपर हमला करेंगे तो एक ऐसी कशीदगी को आप हवा दे रहे हैं जहां हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस तनाज़े को समेटने के लिए, तो हमें भी कहीं साइड ना लेनी पड़ जाए। पाकिस्तान उस चीज़ को गुरेज कर रहा है। तो पाकिस्तान से आज दो बयानात आए जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं ईरान के सऊदी अरब के हमले के बाद, जिसको ईरान अवॉइड कर सकता था, लेकिन वो जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो शायद इस मसले के ऊपर सोचते हैं कि जहां उनको हिट करना है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इस बात से सोचे बगैर कि पूरे रीजनल सिनेरियो में उसके असरात क्या मरतब होंगे। संजीदगी से ईरानी क़यादत को इसके ऊपर फैसले करने चाहिए। कोर कमांडर्स का इजलास हुआ और कोर कमांडर्स के इजलास के बाद कहा गया कि जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी सऊदी अरब की है इसके ऊपर हमलों की पाकिस्तान मजम्मत करता है, कोर कमांडर्स मजम्मत कर रहे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर तशवीश का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि टोटली गैर ज़रूरी है। ईरान के सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने इश्ताल अंगेज़ी के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुज़ाहरा किया है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हमायत का अयादा, और प्राइम मिनिस्टर ने MBS से कॉल भी किया और उसके अंदर भी सेम स्टेटमेंट को दोहराया गया। पाकिस्तान की तरफ से सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने इस बात को बेसिकली इंडोर्स कर दिया है कि अगर एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जहां पर सऊदी अरब के साथ वो जो हमारा दिफाई मुआहदा है उसके तहत पाकिस्तान को सऊदी अरब की हिफाजत की खातिर, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अगर कोई एक्शन लेना पड़ता है तो हम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। तो ये डेफिनेट लाइन सऊदी अरब ने, पाकिस्तान ने ईरानियन क़यादत को बार बार समझाई भी है। और पहला दिन जब हमले शुरू हुए थे, अरामको की एक फैसिलिटी हिट हुई थी, तो उसके बाद भी पहले फील्ड मार्शल ने कॉल की, फिर डार साहब ने कॉल की और पूरी तफसील भी उन्होंने बताई। तो ये दो इस वक्त चैलेंज हैं। एक तो आज रात की डेडलाइन गुजरने के बाद ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका क्या करेंगे, दूसरा अगर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सूरत हाल ख़राब होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी एक फ़ैसले की घड़ी है, पाकिस्तान को इसके ऊपर क्या करना है। दोनों मौज़ूआत को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सी तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा हमें प्रोग्राम के आगे हिस्से में मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना वो भी ज्वाइन करेंगे, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार मसूद खान,
पाकिस्तान के नामवर सफारतकार भी हैं और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर भी हैं। सरदार मसूद साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सर, पहले तो जो ट्रंप साहब का बयान है कि आज रात पूरी एक तहजीब को मिटा देंगे, आप इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? सदर ट्रंप जो है बहुत इंतहा पसंदाना बयान दे रहे हैं और उन्होंने हाल ही में बड़ी एक्सप्लीटिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जो है वो जो उनकी फ्रेजियोलॉजी और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट डेमोलिशन, तो जिसका मतलब ये है कि वो इसमें एक तरफ तो ये कोअर्सिव डिप्लोमेसी है, यानी हम समझते हैं कि इस किस्म की जब दो ममालिक मुतहारिब हों, एक दूसरे के आमने सामने हों, तो ये ज़बान इस्तेमाल की जाती है ताकि दूसरा मुल्क जो है उससे खौफज़दा होकर जो है उनकी गैर मशरूत तौर पर उनकी बात मान ले। लेकिन दूसरी तरफ जो है ज़्यादा ख़तरे की बात यह है कि उन्होंने जंगी तैयारी भी पूरी की हुई है, वो एक ज़मीनी ऑपरेशन के लिए भी तैयारी की हुई है और उसके बाद जो है फ़िज़ाई हमलों से वाकई जो ईरान का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके बाद उनके पुल तबाह कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर पहले ही हमले हुए हैं और बहुत वसी पैमाने पे हुए हैं। उनकी जो है जो स्टील इंडस्ट्री है उसको डिग्रेड कर दिया गया है। जामियात, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन सारे के सारे हमले की जद में आए हैं। ये सब पहले से हो रहा है, यानी ये नहीं कि वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जो हमले होंगे उसमें बिल्कुल उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। इधर ईरान ने ये धमकी दी है कि अगर ऐसा होता है तो वो खलीजी रियासतों में जहाँ जहाँ भी अमेरिका की इंटरेस्ट मौजूद हैं, जहाँ भी उनकी शराकत दारी या बेसिस हैं, उनके ऊपर क़यामत ढाएंगे। तो इस वजह से ये है कि नुकसान जो है ईरान का है और खलीजी रियासतों का है, मुसलमान रियासतों का है और यहाँ बहुत तबाही बच सकती है। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, मुखलसाना कोशिश की, आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई समझौता हो जाए। अच्छा, ईरान ने अभी तक जो है वो इस सफारती अमल से अपने आप को पीछे नहीं हटाया, बल्कि उन्होंने जो है पाकिस्तान के ज़रिए जो है 10 नुकाती एक फार्मूला दिया है जिसमें बिलखसूस ऐसी जो है उनकी शराइत जिनके बारे में हमें मालूम है कि उन्होंने कहा है कि वो मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं, वो चाहते हैं आबना हरमूज़ में उनके हुकूक को तस्लीम किया जाए और इस किस्म के दूसरे जो है और उनके ऊपर माशी पाबंदियाँ हटाई जाए। ये तो कुछ ऐसा मंजरनामा बन रहा था कि दोनों ममालिक में कोई दरमियानी रास्ता तलाश किया जा सकता था, लेकिन ये जो सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है लेकिन ईरान ने, इससे इसी अरसे में जब ये लगता था कि बातचीत आगे चल पड़ेगी तो इसहाक डार साहब ने भी आज इसके ऊपर बयान दिया है कि इसी मौके के ऊपर इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया, जिसमें उसकी मिलिट्री लीडरशिप को भी शहीद किया गया, उनके कुछ और भी सरकर्दा लोग हैं उनको निशाना बनाया गया, तो उससे सूरत हाल पैदा ख़राब हो गई है गुज़श्ता रात से। अब ख़तरा बढ़ गया है, ख़दशा इस बात का बढ़ गया है कि मामला हाथ से निकल ना जाए। आपसे जो सवाल था मैं दोहराऊंगा कि ये जो उनका स्टेटमेंट है कि पूरी तहजीब मिटा दी जाएगी, ये सिर्फ दबाव बढ़ाने का स्टेटमेंट है या एक्चुअली कुछ ऐसा वो सोच रहे हैं कि कोई ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करें? ख़तरनाक हथियार अगर इस्तेमाल होगा तो लगता नहीं है कि वो अमेरिका इस्तेमाल करेगा। वो ये हो सकता है कि इसराइल इस्तेमाल करे। इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और गुज़श्ता बरस जो है सदर ट्रंप ने कम से कम या उनकी काबीना ने यह कहा था कि उन्होंने हमला इसलिए किया फर्दो, इस्फहान और नतन्स के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर क्योंकि इसराइल ने धमकी दी थी कि अगर आप हमला नहीं करेंगे तो हम जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से उसको रुकवाने के लिए, जौहरी जंग को रुकवाने के लिए उन्होंने जो तनसीबात के ऊपर हमला किया था। जो इसराइल है वो इस किस्म के उन्होंने जो है बुशर जो है जो इनका सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर हमला किया। अमेरिका जो है वो इस्फहान के ऊपर हमले कर रहा था। इस्फहान में जिसके बारे में उनको शक व शुबा है कि वहाँ जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो दबा हुआ है, मलबे के नीचे दबा हुआ है, जो गुज़श्ता बरस अमेरिका ने हमले किए थे उसके नतीजे में। तो अमेरिका ख़ुद तो ये मेरा ख्याल है कि वहाँ गुड सेंस और प्रिवेल और उसके बाद वो जो है न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि अब तक सिर्फ एक मुल्क ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए हैं और वो अमेरिका है और सदर ट्रूमैन ने इस्तेमाल किए थे दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे पे यानी सन 1945 में, और किसी मुल्क ने आज तक जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं किए। लिहाजा सदर ट्रंप की ये जो रेटरिक है
उसको दो तरीक़ों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो ये है कि वो वाकई जो है जो कन्वेंशनल हमलों के ज़रिए जो है इनको तबाह बर्बाद करते हैं। दूसरा ये है कि अगर उनको उनके मुशीर मशवरा दे रहे हैं कि और जो है लिंडसे ग्राहम या इस किस्म के जो इंतहा पसंद लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनाब आप भी तारीख़ में अपना रकम करें, तो उसमें ये बईदस क़यास नहीं है कि ऐसा कोई कदम उठाए, लेकिन उसके आसार नज़र नहीं आते। इसराइल ये कर सकता है, उसने इनके अच्छा, आपको मैं जेडी वैंस का स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ। अमेरिका के नायब सदर उन्होंने बात की है कि ऐसे टूल्स दस्तयाब हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बमबारी तो पहले कर रहे हैं, मिसाइल भी पहले चला रहे हैं, ड्रोन भी पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टूल्स का इशारा एक ही तरफ जाता है। सुनिएगा क्या दिखाएगा जेडी वैंस का स्टेटमेंट। डॉक्टर तारिक साहब, ये सीधा धमकी और इशारा एक ही तरफ है, क्योंकि बाकी टूल्स जो हैं वो सारे इस्तेमाल कर चुके हैं। नए टूल्स जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो न्यूक्लियर वाला ये धमकी है या अमली मुजाहरा करेंगे पता नहीं है, लेकिन अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क है जिसने जापान के ऊपर आज तक की तारीख में ये घिनौना काम किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, वैसे तो ये बात मैं समझता हूँ कि ख़ासी उलझते मतलब अब उस स्टेज पे पहुंच गई है कि सुलझाव वाली जो बात है, जो पाकिस्तान जो है वो बड़ा तरीके से लेके चल रहा है, उसमें ये उलझाव ज़्यादा पैदा हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अभी इस बात को गो के जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो गुफ्तगू है या जो उनका तरीक़ाकार है, उसमें ट्वीट के ज़रिए जिस तरह वो बात कर रहे हैं, उसने सूरत हाल को थोड़ा तशवीशनाक तो बना दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह मीडिएट कर रहा है और पाकिस्तान जिस तरह इस पूरी हमारी रीजनल सिचुएशन हो या इंटरनेशनल सिचुएशन हो उसमें अपना रोल अदा कर रहा है। अभी भी पाकिस्तान जो है जो एक मुताद गुफ्तगू की जा सकती है इस इशू के हवाले से, जितनी कोशिशें हम कर रहे हैं, जितनी बताया जा सकता है, मैं समझता हूँ कि हम इसमें अपना रोल पॉजिटिव तरीके से अदा कर रहे हैं। और देखें, अभी भी हम पर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह इस सिचुएशन को रिजॉल्व होने की तरफ लेके जाया जाए। और इस खत्ते में आप देखें कि शरारत जो है वो अमेरिका से ज़्यादा इजराइल की तरफ से हो रही है। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जब ये बात कहीं रिजॉल्व होने की तरफ आती है तो इजराइल कोई ना कोई ऐसा काम कर देता है कि ताकि सूरत हाल में जो है वो मज़ीद टेंशन पैदा हो। और जहाँ इस खत्ते के अंदर जो ममालिक हैं, ईरान और उसके साथ बाकी ममालिक, वो मामले को सेटल करने की बनी जो है उसमें इश्तियाल पैदा हो। अब देखें कि जब हम बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड होने की, तो उस दौरान ही वो अमेरिका के ऊपर एक ताज़ा हमला कर देता है और उस हमले के रद्द अमल में अमेरिका जो है वो सऊदी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं और जो उनके ईरान सऊदी फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक कर देता है। अब उसमें पाकिस्तान ज़ाहिर है अब हमारी सऊदीया के साथ एक दिफाई मुआहिदा है, हरमैन शरीफैन की हिफाजत जो है वो सिर्फ हमारी नहीं, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो सऊदीया की तरफ से इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस रिस्ट्रेन का मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था इस वक्त तक मुजाहरा किया गया है, वो काबिल सताइश है कि उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इस सारी सिचुएशन को देखा है। वरना इससे पहले जब उनके ऊपर पहला हमला हुआ ईरान की तरफ से तो वो रद्द अमल दे सकते थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने रद्द अमल नहीं दिया। उसके साथ बाकी भी जो कतर पे देखें, इन ममालिक के ऊपर भी जो GCC कंट्रीज़ हैं जो ईरान की तरफ से हमले हुए, तो उनकी तरफ से भी ठहराव का और बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया। वो क्यों है? वो इसलिए है कि वो इसराइल की इस साजिश को समझते हैं कि इसराइल इस खत्ते में इन मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाना चाहता है और बाहर बैठ के तमाशा देखना चाहता है। और फिर उसके साथ जो इस रीजन में असरात मुरतब हो रहे हैं, जैसे आप देखें कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, जो गैस है वो किधर चली गई है, जो आपके पेट्रोल और डीजल उनकी कीमतें कहाँ चली गई हैं, और ये रीजन इससे बराह रास्त मुतासर हो रहा है। और उसके बाद अगली चीज़ जो आनी है वो आपके पानी के जो प्लांट्स हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, वो हैं आपकी जो डेली यूटिलिटीज़ हैं वो इन कंट्रीज़ की भी और इससे मुंसलिक दीगर ममालिक भी, वहाँ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। वो सारे ममालिक भी डिपेंडेंट हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट की जाएँ। तो ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं, ईरान है, बाकी कंट्रीज सारे अगर इसी तहम्मुल, बर्दाश्त, समझदारी के साथ इस मामले को लेंगे तो हम किसी एक अच्छे नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे। इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि इस खत्ते के अंदर अमन हो, वो इन मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाना चाहता है और ये उसकी आखिरी जो चाल है, जो सुलह होते होते दोबारा उसने सूरत हाल को जो है वो एस्केलेट कर दिया है। ये मैं समझता हूँ कि उसकी एक बहुत वाज़ेह जो है
सबूत है इस बात का कि वो शरपसंदी और अमन का दुश्मन मुल्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। सरदार मसूद साहब, एक जो बड़ा सवाल ये है इस वक्त पाकिस्तान के सामने, उसके ऊपर भी आप थोड़ी सी राय दीजिए। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भी मजम्मत भी की ईरानी हमले की जो सऊदी फैसिलिटीज़ पे किया गया, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो MBS से कॉल की उसमें भी बात की गई, और पाकिस्तान ने मजम्मत भी किया और ये भी कहा कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। अब हमारा एक डिफेंस पैक्ट है, उसको ऑनर करना पड़ेगा। अगर सऊदी अरब किसी भी स्टेज के ऊपर ये फैसला कर ले कि हमें इस मामले में ईरान को जवाब देना है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होगी, वो सऊदी अरब का साथ देगा, क्योंकि जिस क्लॉज का आपने हवाला दिया था उसके मुताबिक जो है सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा। और लेकिन हमें तेहरान का एतमाद भी हासिल था, और ये जो सऊदी अरब की सलाह से ही हम जो है ये सफारतकारी कर रहे थे ताकि जो है हम इस सूरत हाल से बच जाएं। और अगर इस किस्म की स्टार्क चॉइसेस होंगी तो हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि हम सऊदी अरब का साथ दें गैर मशरूत अंदाज में, वाज़ेह अंदाज में। अपने इंट्रोडक्शन में भी आपने ये बता दिया था कि ये पाकिस्तान के लिए एक इम्पेरेटिव है, एक कंपल्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक बात तेहरान में भी समझनी चाहिए और इधर जो है खलीजी रियासतों में भी, कि तबाही जो है मुसलमान रियासतों की हो रही है और इसराइल ये तबाही देख रहा है यहाँ। तो इसलिए हमें जो है आला तरीन सियासी शऊर का मुजाहरा करना चाहिए, और पाकिस्तान जो है जो ईरान के 92 मिलियन लोगों को उनको मज़ीद तबाही से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके साथ जो आलमी बहरान पैदा हुआ है वो दुरुस्त है, और उसके बाद जो है जिस किस्म के जो और मसाइल पैदा हुए वो तो सही हैं, लेकिन जो ईरान की क़यादत को ये समझना चाहिए, वो सिविल क़यादत हो या उनकी फ़ौजी क़यादत हो या उनकी जो है जो आइडियोलॉग्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हर जंग में एक ख़ास वक्त के बाद फटीग पैदा हो जाती है। यानी मतलब है जंग अगर आप जो है टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे हो या जो है आप ऑप्स रूम्स में देख रहे हो तो वो लगता है कि ये कोई किसी किस्म की वॉर गेम चल रही है, लेकिन असल में ये जंग जो होती है ये बहुत तबाहकुन होती है, और उससे शहरी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो जाती, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। और इसमें जो जितनी तबाही अब तक हो चुकी है उसकी तामीर नौ के लिए हमें अशरों की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान सरदार मसूद साहब, लेकिन जब पाकिस्तान जब इंगेज करता है ईरान के साथ, इस वक्त तो पाकिस्तान के पास बड़ी मुश्किल है, इम्तहान है बाकायदा। एक तरफ हम अमेरिका को समझाते हैं, दूसरी तरफ ईरान से बात करते हैं, फिर हम सऊदी अरब से बात करते हैं, बाकी मिडल ईस्ट की जो रियासतें हैं उनसे बात करते हैं कि मुसलमान मुल्क आपस में ना लड़ पड़े। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान जब ईरान से इंगेज करता है तो हम बात करते हैं उनके पार्लियामेंट के स्पीकर से, कालिबोफ के साथ बात करते हैं, हम मसूद साहब जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करते हैं, इसके अलावा आई थिंक उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको इंगेज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पासदाराने इंकलाब का रोल इस नेगोशिएशंस के अमल में बराह रास्त मुझे कम नज़र आता है, लेकिन हमला करने वाला सारा रोल पासदारान के पास चला जाता है। तो एक डिस्कनेक्ट है, मालूम नहीं है कि ये किस तरीके से प्रवेल करेगी ईरानियन लीडरशिप इस मसले के ऊपर। देखिए, उनका नाम ही पासदारान इनकलाब है, और विलायत फ़क़ीह के तहत जो निज़ाम वजूद में आया था उसके वो मुहाफ़िज़ हैं, और इस वक्त जो है वो ज़्यादा कुर्बानियाँ वही दे रहे हैं, और उसके बाद जंग की मनसूबाबंदी भी वो कर रहे हैं। लिहाजा जैसे अमेरिका में आखिरी फ़ैसला सदर ट्रंप करेंगे, इसी तरीके से यहाँ ईरान में भी पासदारान इनकलाब ये फ़ैसला करेंगे। उनकी राय के बगैर किसी किस्म की कोई ना मुशावरत हो सकती है, ना सालसी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि मसूद पज़ेश्कियान जो है या उसके अलावा जो बाकर कालिबाफ हैं या अब्बास अरागची हैं, इनको भी उनकी सलाह के साथ चलना होगा, क्योंकि वहाँ एक बाकायदा एक निज़ाम है। और मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और साबिक़ सदर ने कुछ जो है इस किस्म का लचकदार बयान दिया, प्रैग्मेटिक बयान दिया, तो उन्होंने बहुत निशाना तनक़ीद बनाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी राय हो वहाँ से वो कंसेंसस की बुनियाद पे हो, उनकी जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग जो भी प्रोसेस हो, हम उसको बाईपास नहीं कर सकते। अब जो है ये अमेरिका और इसराइल जो है उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये होगी कि जब ये सदर पज़ेश्कियान के साथ हम बात करते हैं तो वो पूरे ईरान के बिहाफ पे बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मैं जिस तरीके से आपने इसकी तरफ इशारा भी किया, लेकिन मैं थोड़ी सी और इलस्ट्रेशन कर देता हूँ कि जो आज
ईरान ने हमला किया है सऊदी अरब के ऊपर, वो हालांकि कुछ अर्सा पहले उसने कहा था कि सऊदी अरब और ईरान जो है भाई भाई हैं, वो किसी सूरत में जो है एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्होंने बड़ी यकीन दहानी करवाई थी। आज जो उन्होंने किया है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है अमेरिका को एक सिग्नल भेजने के लिए कि अगर आपने वसी पैमाने पर हमारी तबाहकारी की तो ये हमारी जवाबी कार्रवाई होगी। और उस जवाबी कार्रवाई में उन्होंने जो आरामको को और एक्सन मोबिल को ये जुबैल के इलाके में जो बनाया है, तो ये बुनियादी तौर पर अगरचे सऊदी सरजमीन पे हैं लेकिन अमरीकी तनसीबात हैं। तो इस वजह से हमें ये देखना चाहिए कि ये दोनों तरफ से सिग्नलिंग हो रही है। और इधर जो है उन्होंने सलूजा पेट्रोकेमिकल जो है, पहले उन्होंने साउथ पार्स पे हमला किया यानी, और आज जो है सलूजा के ऊपर हमला किया था, तो उसकी वजह से उन्होंने जवाबी हमला किया है। उधर भी जो है एक जो है इनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह हो रहा है, एनर्जी प्लांट्स जो तबाह किए जा रहे हैं, और इन्होंने भी जवाबी वही वार किया है। तो लेकिन हमें जैसा कि डॉक्टर तारिक साहब, जहां पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट के बहुत सारे मुल्कों को जवाबी कार्रवाई से रोक रखा है, वो मेरा ख्याल कुछ कह रहे हैं जी, मैं फिर डॉक्टर साहब की तरफ आता। जो पाकिस्तान का इस वक्त रोल मिडल ईस्ट के मामले में, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये दो मुसलमान मुल्क आपस में न लड़ पड़े। शायद स्वाय इसराइल के दुनिया में किसी और को इसका फ़ायदा नहीं होगा, जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है। उस सिलसिले में पाकिस्तान आप सोचते हैं कि प्रवेल कर लेगा कि ये दो मुसलमान मुल्कों की लड़ाई ना शुरू हो जाए? देखिए मलिक साहब, अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त भी इस खत्ते में, जैसे पहले भी मैं अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कह चुका हूँ कि अगर ये रिस्ट्रेन जो है ये शो किया जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो ज़ाहिर है मुकम्मल कैपेसिटी रखता है और हमारा उस साथ एक दिफाई मुआहदा भी है, रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल उनका बहुत बड़ा अमल दखल है और इसके लिए हम सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। इसी तरह हमारा जो ईरानी क़यादत के साथ जो रब्ता है वो भी मुकम्मल है, और आपने देखा है कि उस रब्ते और पाकिस्तान के उस तर्ज़ अमल, उस ठहराव और सपोर्ट के नतीजे में ईरान में भी अगर कोई इज्तिमा होता है तो वहाँ पे भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उनकी जो क़यादत है, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी आप ट्वीट्स देखें, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो एक्नॉलेज करती है, एक्नॉलेज करते हैं, उनके ईरानी अवाम भी और हैं वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इस, लेकिन ये डॉक्टर साहब फैसले की घड़ी है ना, ये फैसले की घड़ी है, तो यहाँ तो फैसले करने, ये बड़ा आप ये कहें कि चैलेंजिंग है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस वक्त तक जो अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबियाँ दी हैं, मैं दुआगो हूँ और पुरुमीद हूँ वैसे एक पाकिस्तानी कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम सुरखरू होंगे। ये मेरी दुआ भी है और मेरी उम्मीद भी है। बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि मुकम्मल जंगबंदी हो जाए और न्यूक्लियर के ऊपर एक डील हो जाए ईरान और अमेरिका के माबैन, ताकि बुनियादी मसला जो है हमेशा के लिए तय हो जाए। जब हम एक सीज़ फायर की बात करते हैं या की है हमने, तो उसमें ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सीज़ फायर की बजाय जो है वो मुकम्मल जंगबंदी, और सही है, जो उसकी शराइत है उस पर बात हो सकती है। और जब भी जंगबंदी होती है उसमें ज़ाहिर है कुछ निकात उधर से आते हैं उधर से आते हैं। एकॉर्ड का नाम ही ये है कि आप ईरान का वो मुतालबा दुरुस्त है कि जंगबंदी मुस्तकिल होनी चाहिए, एक सबके लिए जो एक विन विन सिचुएशन होती है उसके ऊपर एक एकॉर्ड होता है, वो पाकिस्तान कर सकता है, कर रहा है और उस तरफ मामलात बढ़ रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर मज़ीद ईरान के ऊपर हमला होता है और जो सदर ट्रंप की जो भी आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी, चीज़ें से ज़्यादा एस्केलेट ना हों, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये रिजॉल्व होने की तरफ चली जाएंगी। सरदार मसूद साहब, बुनियादी नुकात तो यही दो होने चाहिए, मुस्तकिल जंगबंदी और ईरान के ऊपर सैंक्शंस का खात्मा, और न्यूक्लियर के ऊपर एनरिचमेंट के ऊपर ईरान कंप्रोमाइज़ करे और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डील करके पीछे हट जाए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से। आप सोचते हैं कि कुछ ऐसी शक्ल बन सकती है या नहीं बनेगी? देखिए, ये बाज़ तो मसाइल बहुत उलझे हुए हैं। जो है जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये मसला नहीं हल हो सकता, और जो स्टीव विटकॉफ जो है वो क्वालिफाइड इन मामलात के ऊपर कोई फ़ैसला करवाने के लिए। और दूसरा ये है कि इसमें लंबी टेक्निकल टॉक्स की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है ये चीज़ें सारी पस पर्दा चली गई हैं इसके जंग की शिद्दत की वजह से। जो चीज़ उभर के सामने आई है वो आबनाए हरमूज़ का मसला है, जिसने पूरे के पूरे जो है, क्योंकि ईरान के पास जो है उसकी जो वसी पैमाने पर तबाहकारी के बाद ये उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवरेज पॉइंट आया, और जिसकी वजह से उसने सारी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया और अमेरिका भी मजबूर हुआ। तो अब जो है जो उनकी धमकियाँ हैं सदर ट्रंप की, अगर आप देखें कि उनमें वैसे तो वो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इस वक्त जो मरकज़ी नुक्ता ये
है वो ये कह रहे हैं कि आप ना हरमुज़ खोलो वरना मैं जो है तुम्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दूंगा। तो इस वक्त जो है अब आबना हरमुज़ के बारे में मैं ये आपको बताऊं कि गुज़श्ता 2 रोज़ से ओमान और इनके दरमियान भी जो है ना ईरान के इनके दफातर ख़ारजा के दरमियान मुलाकातें हो रही थी और मुशावरत हो रही थी कि वो कोई फार्मूला ढूंढ रहे, वो भी जो है पाकिस्तान की कोशिशों में मददगार साबित होती। तो इस वक्त जो है आबना हरमुज़ का मसला नंबर 1 है। बाकी जो मामलात हैं अगर वहाँ से फ़र्ज़ कीजिए कि कोई लचक दिखाता है ईरान, तो फिर जो है कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद इस सारी सूरत हाल के पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर क्या असरात मरतब हो रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी ताज़ा तरीन जो ऑफिशियल स्टैट्स हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कंजम्पशन जो है उसमें इजाफा हो गया। ये एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोलियम लाना जुए शीर लाने से कम नहीं है। तो कीमतें बढ़ाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा चेक आएगा, लोग इस्तेमाल कम करेंगे, लेकिन इस्तेमाल ऊपर चला गया। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं। मिफ्ता साहब आपको खुशामदीद कहूँगा। पहले तो इसी पे बता दीजिए कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल थोड़ा सा इतदाल में रहे। कुछ इकदाम फिर प्राइसिंग के ऊपर भी आते हैं। सर देखिए, मार्च में आपने कीमतें तो बढ़ा दी थी वो उनके लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए जो हम पेट्रोल को पैसे दे रहे थे, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर्स की कीमत नहीं बढ़ाई थी तो कंज्यूमर्स तो जाहिर है कि उन्होंने किफ़ायतशारी नहीं की। उसके बाद अब आपका हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो गया है अप्रैल का, तो डीजल जो फार्मर्स को ज़रूरत है उसके अंदर थोड़ी सी डिमांड वैसे भी बढ़ जाती है। और अभी भी आपको ये लगता है, और इनफैक्ट पीएसओ का जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक फिर 2-3 दिन में जब ये प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर कीमत बढ़ी जाएगी डीजल की, फिर शायद पेट्रोल की कीमत बढ़े। तो जिन लोगों को डीजल लेना होता है या पेट्रोल लेना होता है तो वो आज कल की जगह आज भरवा लेते हैं। और इसी तरह पेट्रोल पंप वाले, ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले, ये सब होर्डिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा देखें, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप जाके देखें कि पेट्रोल पंप वालों को कुछ रेट्स करें पेट्रोल पंप्स पे कि भाई आपने लाख लीटर डीजल रखा हुआ है नीचे, और जब डीजल की कीमत बढ़ती है 200 रुपये तो आपने 2-2 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो ये डीजल की होर्डिंग ना करो। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेटिव भी एफर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ प्राइसिंग पे रिलाई नहीं कर सकते आप। मिफ्ता साहब, जो इस वक्त इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है फ्यूल प्राइसेस का वो भी आते हुए 15-20 रोज़ लगेंगे, लेकिन ये तबीयत हम सब की साफ़ कर देगा। उसके बाद सेंट्रल बैंक को पॉलिसी रेट को भी सामने रखना पड़ेगा। आपने प्राइसिंग के ऊपर आज कुछ डिटेल की है, इससे पहले बिज़नेस रिकॉर्डर ने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड बहुत अच्छा आर्टिकल किया है खिज़र ने, तो कुछ उसके ऊपर बताइए। ये डीजल प्राइसेस तो बड़ा मारेंगी लोगों को, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर भी उससे ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन नदीम भाई, 70% जो डीजल पाकिस्तान में बिकता है वो पाकिस्तान में ही रिफाइन होता है। जो हमारी रिफाइनरियाँ हैं, पार्को, PRL, दीगर रिफाइनरियाँ, जो नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, ये खुद रिफाइन करती हैं। जो हम क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं वो उससे बाहर से ख़रीदते हैं, और 30% डीजल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, बना है डीजल। अब पाकिस्तान में जो हम प्राइस करते हैं एक प्लेट्स के एवरेज के मुताबिक, और उसमें कोई ख़राबी नहीं थी प्लेट्स के एवरेज के मुताबिक प्राइस करने में, वो उससे हम प्राइस करते हैं इंपोर्टेड प्राइस की, कि भाई इंपोर्टेड जो प्राइस डीजल की है वो फलां है, तो पाकिस्तान में वो प्राइस हो जाएगी। और थोड़ा सा डीजल जो लोकल बनता था वो हमेशा थोड़ा सा सस्ता बनता था। अब हुआ ये है कि जब से ये जंग शुरू हुई है तो जो क्रूड ऑयल जिस प्राइस में बिक रहा है उसमें बहुत कमी आ गई है, और जिस प्राइस पे डीजल बिक रहा है सिंगापुर में, उसमें बहुत बढ़ोतरी आ गई। तो उनमें दोनों में फ़र्क बहुत हो गया है। तो होता यह है कि इस वक्त 350 रुपये का या उससे कम का डीजल पड़ रहा है रिफाइनरी को जब यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उससे जो रिफाइनरी में आप बनाते हैं, तो आपका रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं तो आपको 350 रुपये का डीजल पड़ता है, और तकरीबन 500 रुपये का लीटर डीजल आपको पड़ रहा है इंपोर्ट करके। तो 150 रुपये का आप एक्स्ट्रा मुनाफा दे रहे हैं रिफाइनरीज को। 350 में इनका मुनाफा भी शामिल है बाय द वे। तो जो 150 रुपये एक्स्ट्रा मुनाफा देने से बेहतर है कि मैंने ये गुजारिश की है कि आप 45 रुपये की लेवी लगा दें और प्राइस कर दें कि 350 रुपये डीजल की कीमत, 45 रुपये की लेवी, तो 395 रुपये,
और जो आपको 45 रुपए के हिसाब से पूरे पेट्रोल पे आपको जो डीजल पे जो लेवी मिलेगी वो आप दे दीजिए पीएसए को, पीएसओ जो कि महंगा डीजल भी इंपोर्ट करेगी, क्योंकि हमको थोड़ा सा महंगा डीजल भी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हुकूमत जो है वो क्या कर रही है कि वो सारे का सारा प्राइस जो है वो 500 रुपए के हिसाब से कर रही है, और रिफाइनरीज को बेपनाह नफा हो रहा है। इतना नफा हो रहा है कि नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी ने अपनी बोर्ड मीटिंग्स डिले कर दी, क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग कर देंगे और जब इनके प्रॉफिट्स के नंबर आ जाएंगे तो ये बातें जो मैं एक हफ्ते से कर रहा हूं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि बिजनेस रिकॉर्डर ने भी ये बात कर दी हमारे बाद कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हैं ये सामने आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मुझे तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इंडस्ट्री के इनसाइडर्स दे रहे हैं, जो कि मुझे बता रहे हैं कि मिफ्ता भाई ये तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और 70% पेट्रोल जो डीजल जो है तो पाकिस्तान में रिफाइन होता है, तो आप सारे का सारा इंपोर्ट पैसा क्यों दे रहे हैं इसको? सर, जो एक लाइफस्टाइल चेंज करने वाला इशू है उसके ऊपर भी हुकूमत को कोई बाकायदा ऑर्गेनाइज किस्म की कैंपेन चलानी पड़ेगी। सुबह 12 बजे तक मार्केट्स खुलती नहीं और रात 12 बजे 1 बजे तक बंद नहीं होती। ये एक अजीबोगरीब अलमिया पाकिस्तान में। आप यूरोप में चले जाएँ तो बेशतर मुल्कों में सनसेट के साथ बड़ी बड़ी मार्केट्स उनकी बंद पड़ी होती हैं, और हमारी मेरे ख्याल है काम ही धंधा वो कहते हैं शुरू रात को होता है। टाइम चेंज करेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मिफ्ता साहब। देखिए नदीम भाई, सच्ची बात यह है कि हुकूमत ने कभी कोई स्टडी नहीं कराई कि 1 घंटा जब दुकान ज़्यादा खुलती है मगरिब के बाद तो उस पर कितनी बिजली लगती है, कितना पेट्रोल लगता है, क्या इस पे फॉरेन एक्सचेंज लगता है। हम जो है ना नी जर्क काम करते हैं। हमने सबसे पहले ये काम कर दिया कि स्कूलें बंद कर दी। इस मुल्क में स्कूलें जहाँ पे वैसे ही 40% बच्चा स्कूल के बाहर है, आप स्कूलें क्यों बंद कर देते हैं? भाई कौन सी बचत हो जाती है पेट्रोल की? ज़्यादातर तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे जो हैं वो मोहल्ले की स्कूलें होती है, पैदल जाते हैं या सुजुकियों में जाते हैं, या वालदान इनके स्कूटरों पे, इनको मोटरसाइकिलों पे बच्चों को छोड़ते हैं। पंजाब में पिछले साल सिर्फ 135 दिन स्कूल खुली रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म किया है कि आप 210 दिन खोलें। पंजाब हुकूमत ने कहा नहीं, हम 190 दिन खोलेंगे। लेकिन आप 135 दिन लास्ट ईयर खोली और आपने फिर फौरन आपको ये चीज़ होती है स्कूल बंद कर देते हैं। तो एक तो ये स्कूल बंद करने पे तो मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ। बाकी आपको जो चीज़ें करनी है आप करें। उसके अंदर भी आपने एक चीज़ें रखी हुई है कि भाई आप कहते हैं दुकानें बंद हो जाएंगी लेकिन फार्मेसीज खुली रहेंगी। अब हर दूसरा स्टोर जो है वो मेडिकल दुकानें खुलता है तो वो खुला रहेगा। एक टाइम कर ले और टाइम करके बंद करना है, लेकिन हुकूमत को कुछ स्टडी करनी चाहिए। हमको ये भी बात समझनी चाहिए कि हमारा वेदर डिफरेंट होता है। हमारा वेदर शाम को बेहतर होता है बहुत सारे हिस्से में पाकिस्तान के, खासतौर पर जुनूब के अंदर। तो वहाँ पे जो है वो सुबह सुबह सवेरे शायद गर्मी ज़्यादा होती है। तो हमको ये सब चीज़ें देखनी है, गांव को शहर को अलग अलग देखना है। और शादियों पे जो पाबंदी लगा रहे हैं मेरे ख्याल से, देखें नदीम भाई, ये पाबंदी हमको जो है ना शायद हमको अपने लाइफस्टाइल में ले आनी चाहिए। ये जो हुकूमत भी आज बात कर रही है कि हम 50% पूल कार्स बंद कर देंगे या 60% पेट्रोल कम कर देंगे, तो ये सिर्फ आप ऑस्टेरिटी के मेजर्स ये सिर्फ जंग तक ना रखें, आप जिंदगी को इसमें अपना लें। आप जो है जब आप शहबाज शरीफ, मेरा तो ख्याल मिफ्ता इस्माइल साहब ये है कि जिन शहरों के अंदर ये जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है या कहीं और भी हुकूमत ने मेट्रो चलाई है ना, तो वहाँ तो स्वाय एक फेडरल सेक्रेटरी के किसी को मिनिस्ट्री में कार अलाउ नहीं होनी चाहिए। बस दें सुबह 8 बजे भी और शाम 5 बजे भी, बस में बिठा के पूरा का पूरा सिविल सेक्रेटेरिएट का स्टाफ लाएं। हर एक को, एसओ को भी गाड़ी दी है, सेक्शन अफसर को भी गाड़ी में आता है। तो हमें तो उसमें लाइफ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर देखें ना, जिस मुल्क के अंदर 29.5% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हों, जिसके अंदर 5 फैमिली ऑफ 5 की इनकम 40,000 से कम होती है और 30% लोग ऐसे हैं, इस मुल्क के अंदर हुकूमत को इस तरीके से, इस अच्छे तरीके से नहीं रहना चाहिए कि पूरी वफाक की जो बड़ी सीनियर ब्यूरोक्रेसी और जो मिनिस्टर्स हैं वो जुम्मे के दिन शाम को जो है वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में, हुकूमत की हो या खुद की हो, वो जा रहे हैं मोटरवे पे, लाहौर जा रहे हैं, फिर पीर के दिन सुबह तशरीफ ला रहे हैं। आपने किसी को देखा है वजीर को कारपूल करते हुए? अभी भी आप देखें कि हर दूसरे दिन एक कोई क्लिप आ जाता है कि किसी वजीर के साथ 12 गाड़ियां चल रही हैं, किसी के साथ 6 गाड़ियां चल रही हैं। तो ये जब ऑस्टेरिटी सर, वो तो अल्लाह की बनाए सर, डाले चलते हैं साथ सर, ऑस्टेरिटी तो छोड़ ही दें। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर-ए-ख़ज़ाना में ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।